मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉन्ट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन मेरे सम्मानित सभी दर्शकों का। एक बार फिर से हम नियो न्यूज की ओर से आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। अपने उसी खास कार्यक्रम से आपको जोड़ रहे हैं जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूं एक शीर्षक ही नहीं बल्कि एक सोच है, एक उद्देश्य है। हमने सोचा है कि आइए कुछ बातें करते हैं, हमने सोचा है कि आइए कुछ क्रिया करते हैं, क्रियाशीलता करते हैं, रचनात्मकता करते हैं, सृजनात्मकता करते हैं। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को स्थान दिया गया, वार्ताओं को स्थान दिया गया, वार्ताकारों को स्थान दिया गया, साहित्य को और कला को भी स्थान दिया गया। इसी मंच से हमने कई विशिष्ट हस्ताक्षरों को आमंत्रित करके उनको इस मंच पर बुलाया और इस मंच को और विस्तार देने की कोशिश की। अभी एक बार फिर से वार्ता का एक नया क्रम जुड़ रहा है। आपको मैं अपने साथ अपने वार्ता और वार्ता के मेहमान से परिचित कराना चाहता हूं। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय लाठर जी से। बहुत बहुत स्वागत है संजय भाई आपका। बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे इस वार्ता में हैं। वार्ता इस समय प्रदेश के, देश के, या ये कहें कि अगर मैं उसमें जनपद को भी जोड़ूं तो जनपद के क्या हालात हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने क्या क्या आकलन है, परसेप्शन है और राजनीति उत्तर प्रदेश की किस दिशा में बढ़ रही है। मैंने इस जनपद को इसलिए जोड़ा क्योंकि माठ विधानसभा क्षेत्र से संजय लाठर ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में करीब 50,000 वोट हासिल किए थे। हालांकि ये बात अलग है कि उसमें इनके विरोधी ये कहते थे कि सूबे में सरकार होने की वजह से वोटों का ये आंकड़ा आया, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में या तो डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने वोट दिलवाए या संजय लाठर ने। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन समाजवादी पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय लाठर जी। सबसे पहले क्या हाल है आपकी नजर से अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश के? देखिए, सबसे पहले मैं ब्रज भूमि के सबसे शानदार चैनल नियो चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मैं मथुरा हूं की चर्चा में शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा सवाल वही, समाजवादी पार्टी की नजर से कह लूं या संजय लाठर जी की नजर से, क्या देखते हैं कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है जी। अभी बजट आया है, बजट के अंदर
कानून व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गांव के लिए कुछ भी पैसा नहीं दिया गया। और जो पैसा दिया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और इस बजट से किसी भी तरह से प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हुई है और प्रदेश में जिस तरह से सारा विकास बंद हुआ है, इस सरकार का इससे बुरी हालत हो नहीं सकती जो आपके सामने है। अगर हम मथुरा की बात करें, मथुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी अंदाजन 10 बार आ चुके हैं और 10 बार आने के बावजूद बजट के 100 करोड़ रुपए को छोड़ दो तो मुश्किल से 10 करोड़ रुपया भी खर्च मथुरा के ऊपर नहीं किया। इससे ज्यादा खर्च वो करवा के चले गए। यहाँ के जो फंड होंगे, यहाँ के जिले की जो निधि होगी और जो उनकी सुरक्षा के लिए, उसके तामझाम के लिए शायद ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ 10 बार आए, एक भी पैसा यहाँ दे के नहीं गए। जो जितने भी यहाँ काम हुए हैं, जितने भी उद्घाटन हुए, जितने भी यहाँ के लोग बात कर रहे हैं, अभी एक सरकार के मंत्री भी बात कर रहे थे, वो सारे वही काम हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मथुरा को किए थे। सेम हालात प्रदेश की है। प्रदेश के अंदर भी वही काम चल रहे हैं, वही काम विकास के हो रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी सरकार ने किए थे। संजय जी, 1 साल लगभग होने को आया। स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी कोई एक सरकार, अभी जब मान के चलिए 31 दिसंबर तक आपकी सरकार है, 1 जनवरी को मेरी सरकार आई, जब तक आपने 5 साल अपना काम चलाया है, सरकार चलाई है, तो मुझे 1 जनवरी को आने पर बहुत सी ऐसी योजनाएं मिलेंगी जो आपकी तरफ से चल शुरू हो गई होंगी, वो पूरी होनी है। लेकिन क्या आप ये आरोप तब भी लगाते हैं कि 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया, अभी भी उनके पास अपनी कोई सोच नहीं है? जी नहीं, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूं जी। हमने सप्लीमेंट्री बजट दे के गए थे। अप्रैल, मई, जून तक हमारा सप्लीमेंट्री बजट ने काम किया। उसके बाद 3,80,85,000 करोड़ रुपए का बजट जी इस सरकार ने खर्च किया। आप मथुरा की गली कूचे घूम लीजिए, मोटे तौर पर देख लीजिए, क्या 4 लाख, लगभग 4 लाख करोड़ के बजट में मथुरा के लिए कुछ भी पैसा नहीं था। और जो पैसा मथुरा को हमने दिया था पहले बजट में, करीबन 3,000 करोड़ रुपया अलग अलग जगह से, उस पैसे को भी खुर्द-बुर्द करने का काम किया। आगे आप चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा। 3-4 लाख करोड़ रुपया खजाना कम नहीं होता। 1 साल तक उस खजाने को खुर्द-बुर्द किया, सिर्फ गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पर। सर, आप गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो खजाना आपने छोड़ा था सप्लीमेंट्री, हमने नहीं छोड़ा। 1 साल का खजाना, 1 साल का बजट है। और आपने कहा कि जो आपने खजाना छोड़ा, सप्लीमेंट्री बजट का प्रोविजन किया, उस सबको उन्होंने इस्तेमाल किया, आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ खुर्द-बुर्द भी कर दिया। अभी भी नहीं, जबकि मैं आपको चर्चा में बताऊंगा। जबकि भाजपा कहती है कि वो तो जीर्ण शीर्ण मिली है ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, आप लोगों के किए हुए गड्ढे भाजपा भर रही है। मैंने पहले ही कहा, 1 साल का बजट उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग 4 लाख करोड़ है जी। अभी का बजट 4,28,000 करोड़ रुपया है जी। 4 लाख करोड़ जो पिछला बजट था वो कहां गया, वो खर्च कहां हुआ? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं जी। सरकार ने ये कहा कि हम 36,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ करेंगे, 40,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए, किसान के लिए बजट जारी किया 40-45,000 करोड़ रुपया। लेकिन आपको बता दूं 24,000 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो करीबन कर्ज माफी के नाम पर केवल 21,000 करोड़ रुपया भी बड़ी घोषणा की गई कि हम कर्जा माफ करेंगे 36,000 करोड़ रुपया। लेकिन हमने क्वेश्चन लगा के पूछा और ये जो सरकार की रिपोर्ट आई है, अभी तक केवल 1 साल के बाद केवल 21,000 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। और जो किसान का बजट था, इस सरकार की लापरवाही देखिए, किसान का जो 45,000 करोड़ रुपया बजट था उसमें से केवल 26,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो कहां जाए किसान? आज आलू का किसान 5 आत्महत्या कर चुके हैं। मैंने विधान परिषद में मुद्दा उठाया, आलू के किसान 5 आत्महत्या कर चुके मथुरा के, और पूरे प्रदेश के सैकड़ों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। आलू का किसान कभी दुखी नहीं था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है,
पहले अच्छा, नोट एक बात ये भी पूछ लो, ये आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। क्या ये पहली बार है जब आलू का किसान दुखी? हाँ, क्या इससे पूर्व की सरकारों में ऐसे दौर नहीं आए? ऐसा है, कभी कभी 20 रुपए किलो भी आलू बिका और कभी कभी 50 पैसे भी बिका। तो ये तो कई बार परिस्थितियों पर भी निर्भर है। मैं बताता हूं, अगर अकाल पड़ जाए तो किसान हालात के साथ समझौता कर लेता है, लेकिन बम्पर फसल होने के बाद, पैदावार हो जाए, बम्पर फसल होने के बावजूद पहली बार आलू के किसान को बर्बाद किया नोटबंदी ने। नोटबंदी की ऐसी स्कीम आई, पूरे आलू का किसान बर्बाद हो गया। अगला जो किसान का जो पिछला आलू था, पिछले साल का आलू 400 रुपये बोरा लागत है, लेकिन मिला 100 रुपये बोरा भी नहीं। और जो कोल्ड में रखा गया 145 रुपये बोरा, वो भी सरकार ने मदद नहीं की। पहले सरकार ने घोषणा की प्रदेश में 1,50,000 टन आलू उत्पादन होता, अब की बार संभावना 1,60,000 टन आलू हो। सरकार ने घोषणा की कि हम इतना 1 लाख टन आलू खरीदेंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं 12,934 क्विंटल ही आलू खरीद पाए कुल। और फिर कहने लगे हम सब्सिडी देंगे, और सब्सिडी जितनी, चलिए मान लिया आलू किसान को बर्बाद हमने। मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूं जी, जल्दी से कंटिन्यू करें। ऐसी हालात गन्ना किसान के साथ आई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 2,500 करोड़ रुपए गन्ना किसान को प्रदेश के खजाने से देकर आलू किसान, वो गन्ना किसान को बर्बाद होने से रोका था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, और जहां से हम बात छोड़ रहे हैं यहीं से हम कंटिन्यू भी करेंगे। एक निर्देश मिल रहा है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक पे जाने से पहले बस इतना मैं कहना चाह रहा हूं, संजय लाठर साहब से बातचीत चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत गति पकड़ गई है। संजय लाठर साहब से अगर बात हो तो गति जल्दी पकड़ लेनी ही ये लगता है, क्योंकि इनकी शैली ही बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बड़े उग्र शैली के हैं। निजी तौर पर बड़े सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन जब बातचीत में राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हो तो फिर ये तुरंत एक्सीलेटर इनका दब जाता है। तो बस लौटूंगा, इतना सब कुछ है, 1 साल में ही पिटारा भरी पड़ी हुई है समाजवादी पार्टी भाजपा के विरोध का, लेकिन उस सब के बावजूद जनता के बीच में इनका विरोध कुछ असर क्यों नहीं डाल रहा है, इस सब पे चर्चा करनी है अभी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मैं मथुरा हूं कि इस मंच पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक नए मेहमान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी संजय लाठर साहब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी आप जब ब्रेक पे हम गए तो थोड़ा सा पानी पीना या चेहरा पोंछना चलता है, तब आपको था कि आपकी जो टोपी है वो भी है, तो आप लगा सकते हैं आपका, क्योंकि ये जो प्रतीक हैं, ये राजनीतिक प्रतीक आप लोग बहुत संभाल के रखते हैं और इनके भी बड़े बड़े संदेश हैं। आप लोग संघर्ष की निशानी कोशिश करते हैं। हाँ, अगर मैं देखूं तो नेताजी ने, जिनको नेताजी प्यार से कहते हैं, यानी कि संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने इसे लाल टोपी शायद इसे संघर्ष के प्रतीक के तौर पर दिया और उसे पुराने समाजवादियों के देश के प्रति संघर्ष और अपना खुद का संघर्ष उससे जोड़ा। चलिए, अब आप और ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे तो आप बहुत स्मार्ट हैं, ये टोपी आपको और फब रही है आपके ऊपर। चर्चा वहीं से शुरू करता हूं। आपने बहुत सारे मुद्दे बहुत तेजी से पकड़े, मैंने कहा कि बहुत तेजी से पिकअप किया, दैट इज ओके। राजनीति कर रहे हैं तो विरोध होता ही है। आप जब सरकार में थे तब दूसरे विरोध करते थे, अब वो सरकार है, आप करेंगे। मुद्दा आधारित विरोध हो, अच्छा भी लगता है। और आप अभी आंकड़ों पर भी बात कर रहे थे, कुछ बातें ऐसी थी जो जोश में भी निकली, लेकिन इतना सब कुछ हुआ फिर भी जितनी भी चीजें आपने अपनी अच्छाइयां तक बताई। आप सप्लीमेंट्री बजट की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आज तक ये सरकार पुरानी योजनाओं पर चल रही है, इनके पास अपना गिनाने को कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कि आप लोगों के पास तो बहुत बड़ी
बहुत बड़ी टोकरी थी साहब, उसमें खजाना ही खजाना था। इस सब के बावजूद नकारा क्यों जनता ने आपको, और इतनी बुरी तरीके से नकारा कि उत्तर प्रदेश के, यूपी के 2 लड़के एक हो गए, उसके बावजूद इतनी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए मैंने जो मुद्दे अभी उठाए इत्तेफाक से, वो किसानों के मुद्दे थे। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं जी, जब इनकी जनसंघ पार्टी थी, दिए का निशान था जी, तो गांव में इनकी गाड़ी नहीं घुसने देते थे। अगर ये उद्योगपतियों की पार्टी गांव में कैसे आगे मार डाले किसान को, गांव में घुसने नहीं देते थे। लेकिन अब धर्म के नाम पे अफीम खिला के लोगों को आपस में लड़ा के जिस तरह से सरकार में आ गए, अब किसानों ने समझ लिया है, बैकवर्ड ने समझ लिया है, गरीब ने समझ लिया, दलित ने समझ लिया है, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते, ना कभी थे ना होंगे। कब समझा? अब जब ये सरकार आई, ये बजट आया, ये पैसे का बंटवारा हुआ, ये पैसे, लोकसभा चुनाव बम्पर जीते प्रदेश में। इस समय कुछ चंद राज्यों को छोड़ दे, शेष अन्य में भाजपा की सरकार। मैंने बताया, उत्तर प्रदेश बम्पर जीते। वोटिंग मशीन पे सपा का स्टैंड क्या है? देखिए, हम वोटिंग मशीन पे सपा का स्टैंड, बैलेट से वोट हो, सामने मोहर मारे, उसकी गिनती हो, लोगों को भरोसा, किसी प्रकार का शक ना रहे। जब पेट्रोल पंप में ट्रैपिंग मिल सकती है, जब बिजली के मीटर में ट्रैपिंग मिल सकती है, जब मोबाइल में इधर से उधर कुछ भेजा जा सकता है, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ये, इसमें कुछ होने की गुंजाइश है। इससे पहले जब चुनाव होते थे और ईवीएम चल रही थी संजय सर, और लोग दूसरे जीत रहे थे, दूसरी पार्टियां जीत रही थी, वहां जाकर के आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? जब हो सकता, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? जब यूपीए सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है और अपना जाके डबलिंग करती है, यूपीए 1 और यूपीए 2 होती है, तब आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? ये देखिए, स्टैंड तो क्लियर करिए। आज आपको जनता इसलिए कई बार सवाल करती है, सवाल जनता क्या, सर अडवाणी जी तक जाएंगे आप, वही तो। अब या तो फिर आप लोग भी अडवाणी जी वाली स्थिति, अडवाणी जी को लेकर के आप लोग 2 स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। पहला स्टैंडर्ड तो ये मेंटेन करते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा फ्री अडवाणी जी हैं, एक स्टैंडर्ड, और दूसरा स्टैंडर्ड वैसे उनको बेचारों को भक्ति दे देते हैं कि उन्होंने लिखा था। सर, आपको जनता यही तो कहती है। आज का जो प्रोग्रेसिव यूथ है और जो आज की जनता है, जिसको एक आगे बढ़ने की रुचि है, वो कह रही है कि हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं और अन्य विपक्षी दल से भाजपा के साथ अपनी प्रतिद्वंदिता की वजह से हमें तकनीकी में नीचे उतारना चाहते हैं। हम बैलेट से ईवीएम पे गए हैं, अब वापस हमें बैलेट पे लाना चाहते हैं। सर, ये ग्रंथि तो समझनी पड़ेगी, कहीं कोई चूक तो हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, देश नहीं, संसार के जितने भी लोकतांत्रिक देश है और जितने विकसित देश है, सबने बंद कर दिया ये मशीन का उपयोग। उनके हो सकता है खामियां हो ना, आप खामियां प्रूव करिए। उनके खामियां प्रूव हो गई, ऐसा है, वहां हैकिंग की खामी प्रूव हुई होगी और उस पर सर्टिफिकेट आया। इस पे ज्यादा समय लगाना ठीक नहीं, मैंने आपको बता दिया। सर, स्टैंड तो देना पड़ेगा। स्टैंड हम इनके खिलाफ है। हम चाहते हैं इनकी, जब मशीन, बहुत बड़ी मशीन पेट्रोल पंप की हो सकती है, जब मीटर हो सकता है, तो ये बताइए, जब मशीन खराब, इस व्यवस्था को आप एक संग कैसे मान लेंगे? पेट्रोल पंप संचालक एक इंडिविजुअल है, संजय लाठर का एक पेट्रोल पंप हो सकता है, अनूप शर्मा का पेट्रोल पंप हो सकता है, मेरी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया, इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल चुनाव आयोग सर कैसे गलत नियत कर सकता है? आप चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हैं। मतलब चुनाव आयोग क्या गिरवी रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास? मैं इसके ऊपर लंबी बहस पर जा सकता हूं, मैं इस पर लंबी बहस कर सकता हूं। आप पेट्रोल पंप के मशीन को ईवीएम से कोरिलेट करें, नहीं लगता सर, सेम इलेक्ट्रॉनिक जरूर है। मैं ये कह रहा हूं, वो तो छोड़िए सर, ये एक बच्चे के पास दो, सबसे सस्ता सर, बहुत आसान सी बात है संजय सर, 2 बच्चों के पास 2 प्लेन कॉपी हैं, आपके पास एक कॉपी है, मेरे पास एक कॉपी है। आपकी लेखनी आपकी है, आपका कल्चर, आपका चरित्र आपका है, मेरी लेखनी, मेरा कल्चर। आप पेट्रोल पंप संचालक यदि किसी गलत नियत को रखता है, तो आप उसको चुनाव आयोग की नियत से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बता, ये लगता है तो कि हार की हताशा, हताशा नहीं है जी। मैं आपको बता दूं, ये बार बार कहते हैं मशीन खराब होगी जी, खराब हो गई मशीन, तो उसको ठीक क्या करते हैं? अगर कोई मशीन खराब होकर ठीक हो सकती है, तो वो खराब भी हो सकती है। कौन सी मशीन खराब हो गई? ये जो हम जब जाते हैं, कहां खराब हुई? कौन सा एग्जांपल दे? बहुत होती है, हर जिले में करीबन 50-100 मशीन। स्वाभाविक सी बात है, अरे बैलेट पेपर पे स्याही फैल जाती है, वो भी खराब हो जाती है। ठीक क्या करते हैं? वो ठीक करने का उनका मैकेनिज्म होगा।
ये जो मशीन खराब हो सकती है वो ठीक भी हो देखिए, सकती है। संभावनाओं पर संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न लगाना और उसे प्रूव कर, मैं यही तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने शायद कुछ ऐसे विषय पकड़ लिए हैं जिन्हें पकड़ के उनको नुकसान उठाना पड़ा। आप लोग पूर्ण बहुमत में थे और मैंने शुरुआत की थी कि सर इतना अच्छा काम छोड़ के गए, अखिलेश जी की प्रशंसा एक नेता के तौर पर बनी, वो साबित हो गए, और मुलायम सिंह जी ने बहुत कुशल रणनीति बनाई, अपने घर का द्वंद्व दिखा करके चुपचाप अखिलेश जी को बिल्कुल अलग नीट एंड क्लीन खड़ा कर दिया। तो उसके बावजूद भाजपा कैसे आ जाती है? मैं आपको बताऊं, अभी तक करीबन 10-15 जगह मशीन पकड़ी गई है या वो पकड़ी गई है, सब जगह मशीन में भाजपा को वोट जाता दिखाई देता है। चाहे वो भिंड का मामला हो, चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे आपका बहराइच का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे क्या नाम है गुजरात का मामला हो, सब जगह भाजपा को मशीन में वोट जाती। अच्छा। वो बसपा को क्यों नहीं गई? इसके बाद आपने कार्रवाई की मांग की, इसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई की मांग देखिए, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि देश में बैलेट से चुनाव हो, तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। सर कार्रवाई के मंच भी तो है, वहां आप कार्रवाई की मांग कर सकते थे ना। कोशिश कर रहे हैं, हम इस कोशिश पर लगे हैं, बहुत से दल इस कोशिश पर लगे हैं। आपके सामने ही विधानसभा के अंदर एक दल जिसकी सरकार दिल्ली में है, उसने दिखाया किस तरीके से वोट लूटी जा सकती है। और देखो, सब कुछ लूट जाए तो आदमी भरोसा कर सकता है, अगर हमारा घर लूट जाए, अगर हमारी जमीन लूट जाए, लेकिन अगर वोट लूट गई जिससे हम चोट दे सकते हैं तो बहुत बुरा होगा। शर्मा जी, वोट लूटना देश का लोकतंत्र लूटना है, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपकी बात बहुत ठीक है। अगर ये संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सबसे बड़ा हथियार जो आम जनमानस के पास वोट देने का है, अगर उसमें कहीं दिक्कत आती है तो वो बहुत गलत है, लेकिन उसे साबित करना बहुत जरूरी है। और अगर आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में वहां के सदन की बात करते हैं तो वहां सौरभ भारद्वाज अपनी लाई हुई मशीन पर सारा प्रदर्शन कर रहे थे, वो चुनाव आयोग की लाई हुई मशीन पर नहीं कर रहे थे। ये संशोधन मैं यहाँ पे करूं, ये संशोधन मैं कर देता हूं। इसके अलावा अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल करो तो ठीक है, अगला सवाल पे सुबह तक बहस कर सकता हूं। नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मशीन के ऊपर मैं सुबह तक बहस कर सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं तो न्यूट्रल होके बैठा हूं, हमें आपकी बहस से आप उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे जी, वही कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास आप दूसरा सवाल निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, इसलिए अभी तक जाके एक कॉन्क्रीट तरीके से चैलेंज ऐसा है, मशीन को यूज ही नहीं कर सकता। देश का कानून ऐसा बना रखा है, ईवीएम, सरकारी ईवीएम मशीन को लाओगे तो आपकी जेल हो जाएगी। सर उसके बाद वो एक कानून है, अगर हमें मशीन दे दोगे तो हम दिल्ली विधानसभा में जैसे ही ये डेमोन्स्ट्रेशन, आप हमें मशीन दीजिए और 4 दिन का आमंत्रित किया गया था। सर आमंत्रित किया, आपको आमंत्रित किया गया था, मशीन दी नहीं गई। आपको वहां पर कहा गया था कि ये बताइए, और हम आपके हाथों में मशीन कोई क्यों देगा? ऐसा चुनाव आयोग क्या आप खिलौना समझते हैं? चुनाव आयोग आपने शोर मचाया, वो झुक करके कंप्रोमाइज करेगा? आप जाइए, जाकर सर उन्होंने कहा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम तैयार हैं, आप आते जाइए। वो मैकेनिज्म, लंबी बहस इस पे मत चलिए, और दूसरा करिए। मैं तो तैयार हूं, लेकिन आपके संग में वो एक ऐसी नब्ज है कि ईवीएम का शोर मचाना जरूरी है, क्योंकि परिणाम फेवर में नहीं आ रहे हैं। अभी इस समय पर जिस तरीके के हालात हैं, लोकसभा चुनावों में संभावना क्या नजर आती है? क्या फिर से ईवीएम का रोना रोया जाएगा या जीत की तरफ बढ़ेंगे? आपको बता दूं, राजस्थान में आपने देखा, गुजरात में बाल बाल बचे हैं, अभी चुनाव हो जाएगा 2 सीटों के ऊपर, या उत्तर प्रदेश के अंदर ही भाजपा अब जा रही है। जितना बढ़ना था भाजपा ने बढ़ लिया, अब उसका समापन तय है। और जिस तरह से किसान, जिस तरह से पिछड़े को तो इतना बड़ा धोखा दिया, आप सोच नहीं सकते। किसान को, पिछड़े को, दलित को तो इन्होंने मार डाला। और जिस तरीके से बहका के कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको ये करेंगे, आपको राज देंगे, आपको नौकरियां देंगे, आपके लिए काम देंगे, आज पिछड़ा और दलित को जिस तरह मारा, आपने देखा दबंगों ने कैसे इलाहाबाद में मारा, छुआछूत के कारण पैर छू गया था, पैर छू गया था। दबंगों ने एक दलित युवक को कैसे मार दिया इलाहाबाद के अंदर। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, इनका कोई समर्थन नहीं कर सकता। और इस चैनल पे बैठ करके हम आप ही की मौजूदगी में इन सब की निंदा करते हैं। इन विषयों पर समय समय पर मीडिया ने व्यापक निंदा की है, लेकिन इसके साथ साथ 2 बातें बस है। एक तो इस प्रकार की घटनाएं हर सरकारों में हुई है, हर जगह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमेशा निंदा होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपने जब शुरुआत की तो ये मंशा कैसी है? आपने जैसे ही शुरुआत की, पुलिस साहब पिछड़ों के संग तो बहुत अन्याय किया,
उनसे कहा कि मुख्यमंत्री बना देंगे, सबसे पहला आपने यही उदाहरण क्यों लिया? आप उनके घर में जाके क्यों देख रहे हैं? पिछड़ों में आम आबादी की बात करना ज्यादा आवश्यक है, उनके घर के मुख्यमंत्री ना, मतलब अगर एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बन गया तो पिछड़ा खुश है। एक व्यक्ति नहीं बना है। और पिछड़ों के लिए कुछ मत करिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप देखिए, उत्तराखंड में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप हिमाचल में देखिए, आप क्या नाम है सब जगह, गुजरात में ना क्या नाम है, गुजरात में देखिए, आप आपके पड़ोसी बिहार में जो उप मुख्यमंत्री है वो देखिए, सारे के सारे उन लोगों के मुख्यमंत्री बने हैं जो पिछड़ों के आसपास भी नहीं है, जो किसानों के आसपास भी नहीं है, जो दलितों के घोर विरोधी माने जाते हैं। ये हालात है, मैं एक की बात नहीं कर रहा। सर आप तो पिछड़ों के अगुआ हैं, और अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, पूरा यादव परिवार, पूरा वंश, जो एक ट्री ऑफ फैमिली, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो जो फैमिली ट्री बनता है ऊपर, मैं उन नामों को स्पष्ट नहीं जानता, मुलायम सिंह जी से ही सोचता हूँ शायद सबसे बड़े वही हैं, जितना मेरी जानकारी है। तो नीचे आकर के जो टीपू भैया के बच्चे होंगे शायद उस तक चलता होगा। तो सर ये लोग, पूरा परिवार तो बहुत नजदीक था पिछड़ों के, उसके बावजूद ये सिला मिला। चलो, तो राजनीतिक हालात बदलती रहती हैं, रोजाना राजनीतिक हालात बदली हैं। ये तो नदी के वेग से चलता है, कभी सूखा दिखता है लेकिन फिर बाढ़ भी आती है। आप देखना, अभी 19 में देखना, हम सबका सफाया कर देंगे। समाजवादी पार्टी सबका सफाया करेगी, सबका सफाया करेगी, इसी बात पर रुका हूं। अकेले चुनाव लड़ेगी समाज? फिलहाल तो अकेला ही है, आगे देखे जाए। सर ये फिलहाल क्यों लगा दिया? पहले तो कहते हैं सबका सफाया करेंगे। राजनीति में है क्या, जो चाहेंगे वो बोलेंगे, फिर उस पे आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक जुमला बोला 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो तो पकड़ के बैठे हैं। और अभी आपने कहा सबका सफाया, जुमले पे जुमले बोले, आपने अभी पूरे हाथ से पतवार सी चलाई, सबका सफाया कर देंगे। यहाँ पर ये रिकॉर्डेड है, मैं इसे बार बार निकालूंगा और संजय भाई को भेजा करूंगा, सुनाया करूंगा कि संजय भाई आप कह के गए थे मंच से सबका सफाया आने वाले चुनाव में, और अब जिनका सफाया कर रहे हैं उन्हीं के संग खड़े हैं। ये कहूंगा कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा? देखिए हालात के ऊपर है, लेकिन अभी फिलहाल हम अकेले ही। लेकिन इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी इस मजबूती से उभरी है कि वो मजबूर करती है आप लोगों को कि हालात की वजह से एक हो जाओ, दो अलग अलग ध्रुव एक हो जाएं। नहीं, अभी ये उनकी सफलता का परिणाम है। देखिए, आमतौर पर सरकार के खिलाफ विपक्ष मिलकर लड़ता है, ये परंपरा ही रही है। नहीं ऐसा नहीं, वैसे लड़ना, वैसे जो संघर्ष होता है, सत्ता के खिलाफ संघर्ष होता है, मिलकर लड़ता है। इसलिए विपक्ष वालों को कोई भी विपक्षी पार्टी बुरा भला नहीं कहती, हम भी नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, हमने, क्योंकि वो भी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी सत्ता के खिलाफ, लेकिन चुनाव आने, इसलिए चुनाव आएगा। अभी तो हम जैसे 2 चुनाव हुआ है अकेले लड़ रहे हैं, अगर आगे कोई स्थिति आएगी तो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व तो देखेगा, वो तो हमारा। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट करके एक सबसे पहला सवाल पूछूंगा, अभी जिक्र कर देता हूं, सवाल आएगा ब्रेक से लौटने के बाद। क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्या बुआ और भतीजे 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक साथ हो पाएंगे? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉन्ट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं PCPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, MRC आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, MR ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और MLC संजय लाठर। स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक बात कह दी है कि जब राजनीति होती है तो उसमें विपक्ष एक ही खाने में बैठता है और सरकार उसके निशाने पर रहती है। सरकार अच्छा करती है तो सरकार का अच्छा करना तो काम है, लेकिन सरकार की कमियों को हम ना उठाएं तो फिर आखिर हम विपक्ष क्या। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यहां पर बैठकर के संजय लाठर साहब इस मंच से कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं, वो लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सवाल पूछा था सर, इस ब्रेक के बाद आपको मौका भी मिला होगा, आप मत बोलेंगे तो रटा रटाया, लेकिन थोड़ा सा अंदर खाने की कुछ बता दीजिए। बड़े नजदीकी माने जाते हैं आप उनके, जिनको टीपू भैया प्यार से कहते हैं, वैसे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या बुआ भतीजा एक ही फाले में बैठ पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं,
इस देश की अगली राजनीति का फैसला उत्तर प्रदेश में ही होगा जी। और जहां तक हमारे इकट्ठे होने की बात है जी, फिलहाल तो हम खुद ही इतने ताकतवर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, विधानसभा चुनाव हारने के बाद ताकत बढ़ गई है, वहां कमजोर थे तभी तो राहुल जी को संग ले लिया था। नहीं, राहुल जी और अखिलेश जी के विचारों में दोस्ती है और दोस्ती के कारण इकट्ठे हो गए थे। और वो दोस्ती तो सर ड्राइंग रूम में बैठ के भी की जा सकती है ना, गार्डन में भी बैठ के की जा सकती है। इतना बड़ा राजनीतिक फैसला ले लिया, उसके बाद भी ठप्पा लगवा लिया असफलता का, मिले भी और ऐसे बिछड़े बड़े बेआबरू होकर के। देखिए, ये जनता के ऊपर फैसला है, हो सकता है जनता को पसंद नहीं आया हो, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार है। जनता को साथ पसंद है ये नारा देते थे, लेकिन साथ पसंद नहीं आया होगा। एनीवेज, चलिए अभी एक सर साथ पे ही बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े, मतलब ये आप लोग कहते हैं कि इन लोगों को, ये तो एक पूरा मैनेजमेंट है इनके पास, ये ब्रांडिंग में बड़ा खेलते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या भाजपा खुद हो। आप लोग कहते हैं, सभी विपक्षी कहते हैं कि बोले ये ब्रांडिंग करते हैं। उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और अब उस नारे को और बढ़ा देते हैं उनके कुछ नेता, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या आप मानते हैं कि प्रदेश के हालात इस तरफ इस नारे को मजबूत करते हैं? अभी आप कह रहे थे, मैं वही बात दोहराऊं तो क्या फायदा है जी। मैंने कहा पिछड़े का कहां साथ है, मैंने कहा दलित का कहां साथ है, मैंने कहा किसान का कहां साथ है, मैंने कहा मुसलमान का कहां साथ है। ये तो 80% है देश के, 85% हैं। सबका साथ कहां होगा और सबका विश्वास कहां होगा? इन लोगों को तो इन्होंने दरकिनार कर दिया है। इनकी कोई नीतियां इनके लिए नहीं है, कोई सहयोग इनके लिए नहीं है, कोई काम इनके लिए नहीं है, कोई योजना इनके लिए नहीं है, कोई कार्यक्रम इनके लिए नहीं है। तो सबका विकास, सबका साथ और विश्वास तो बहुत दूर की बात। सदन में हो, चाहे मौका, चाहे अन्य अवसर हो, राजनीतिक अवसर, आप लोग ये कहने से नहीं चूकते कि इस समय देश हो या ये उत्तर प्रदेश, देश का प्रमुख प्रांत, अल्पसंख्यक अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये आप लोग कहते हैं तो किस आधार पे कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये देश एक गुलस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं, तभी जाके गुलस्ता बनता है। एक फूल से गेंदे का फूल हो या गुलाब का फूल हो, उससे नहीं बन सकता। कासगंज की घटना को किस तरीके से देखा आप लोगों ने? देखिए, कासगंज की घटना के ऊपर वही बात आपने ठीक किया, आपने जिक्र किया। कासगंज की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आपने भी जिक्र किया, मैं सुन रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी तिरंगा लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे थे। आप पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। झंडे का, राष्ट्रीय झंडे का, ध्वज का एक एक्ट है, कानून है भाई। उस झंडे के साथ दूसरा, आपने वीडियो देखा होगा, उस झंडे के साथ दूसरा झंडा नहीं लहराया जा सकता, उससे ऊंचा उस दूसरे झंडे को नहीं किया जा सकता। लेकिन वीडियो में देखा होगा, राष्ट्रीय झंडे कम थे और भगवा झंडे ज्यादा संख्या में मोटरसाइकिल पर उठाए हुए थे। ये देश का अपमान है। भाजपा के, अगर वो अपने आप को भाजपा के संगठन के लोग मानते हैं तो उन्होंने देश का अपमान किया और जाके गणतंत्र मना रहे लोगों को तंग करके और ज्यादा अपमान किया। और मैं दूसरी आगे बात करूं, 10 बजे झगड़ा शुरू हुआ और गोली चली है 12 बजे। 11 बजे थाने के ऊपर भी प्रदर्शन हुआ, 12 बजे गोली चली है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये है कि नजदीक से उनको गोली लगी है। इसमें साजिश है, मैंने टीवी पे पहले भी कहा था, इसकी न्यायिक जांच की जरूरत है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, नहीं तो इसके अंदर बहुत बड़ा छल है। ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि चंदन गुप्ता की जो हत्या के जुर्म में अभी तक जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी बनाए गए हैं, वो वास्तविक आरोपी नहीं है? वो फैसला कोर्ट करेगा, क्योंकि मैं कोर्ट नहीं हूं। नहीं, आपने पीएम रिपोर्ट का जिक्र किया। सुनो, मैं पोस्टमार्टम, मुझे जो शक जाहिर है, जनता जो शक जाहिर कर रही है, लोग जो शक जाहिर कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जो एफआईआर है उसमें बड़ा, क्योंकि मैं कोर्ट नहीं हूं ना मैं ट्रायल में जा रहा हूं, मैं उस बात पे नहीं कह रहा। सुनो मेरी बात, लेकिन आशंका तो आपने जाहिर कर दी है। आशंका जाहिर मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसकी न्यायिक जांच की जरूरत है, क्योंकि जो गोली चली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नजदीक से गोली मारी गई है, इसलिए शक जाहिर करता है कभी उसके साथ कोई धोखा ना हुआ हो। सर, इस बात को लेकर के भी शोर मचे कि आपने वो शब्द से शुरुआत की थी कि कासगंज की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूं न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसके अलावा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि वहां पर कौन क्या कर रहा था वो अलग बात है। एक युवक की मौत हुई, वहाँ दंगे हुए, वहाँ दंगे हुए। हम चाहते हैं उसको 50 लाख रुपए मिले, उसके परिवार को नौकरी मिले, उनकी मदद हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक नौजवान का हमारे बीच से जाना, और खासकर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। संजय लाठर साहब, ऐसा लगता है कि कुछ राजनीति में कभी कभी आप लोग ने कुछ रटे रटाए शब्द सीख लिए हैं। जब वहां पर नोएडा में एक व्यक्ति की हत्या होती है, ये इस देश में शोर मचा, सोशल मीडिया पे भी बहुत चला। मैं उसका जिक्र मात्र कर रहा हूं, माध्यम बनना चाहता हूं। ये कहा गया कि जब नोएडा में गौ मांस के प्रकरण पर एक व्यक्ति की मौत हुई, हत्या हुई, तो वहां पर सब पहुंचे।
यहाँ चंदन गुप्ता की हत्या हुई तो कोई नहीं पहुंचा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब लोग पहुंचे, सबकी सहानुभूति है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की वहां की कर्फ्यू और जिस तरह की घटना थी, वहां बताते हैं कि कोई नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा भी तो वो ये कह के पहुंचे कि यहाँ पर मशीनरी अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रही है। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की बातों को आप उठाते, जब विपक्ष में है तो सबको देखना आवश्यक है, लेकिन उस परिवार को भी ढाढ़स बनाने चले जाते। मैंने इसमें अभी पूरी सुन नहीं पाई। आप अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की एक संभावना पा रहे हैं तो जाइए, मजबूती से खड़े होइए, विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन एक रोते बिलखते परिवार के भी आंसू पोंछने चले जाते। देखिए शर्मा जी, ये पूरे देश में एक तरीके से पूछा गया कि नोएडा की तरफ तो पैर बड़ी तेजी से दौड़े, लेकिन आखिर कासगंज क्यों? शर्मा जी, मैं आपसे वही बात कर रहा हूं। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम चाहते हैं देश के दोनों समुदाय इकट्ठे रहें, इकट्ठे काम करें, इकट्ठे फले फूलें। हम एक के पक्ष में बात नहीं करना चाहते, हम एक तरफा बात नहीं करना चाहते, इसलिए हमें बोलने में उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि हमने बहुत संभल के, एक तरफा बोलना हो तो दरार से बोल लेते हैं, जैसे भाजपा के लोग बोल लेते हैं। हमने क्योंकि दोनों पक्षों को संतुलन बनाते हुए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो बोलना पड़ता है। लेकिन आप गए चंदन गुप्ता के यहाँ? चंदन गुप्ता के यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की थी कि हमने भी मांग की 50 लाख रुपए का उन्हें, सर 50 लाख रुपए देना सरकार का काम है, उसकी मांग आप सदन में कर लेते, सदन में करते, चलते फिरते आते जाते अपने मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों। सर मैं उनके निवास पर जाकर के उनके परिजनों से उनको संबल बनाने की बात। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नेता थे, सब गए उनके दुख सुख में सारी। सर कौन गया? वहाँ के सभी नेता गए। वहाँ कौन बताए सर? कासगंज के जो नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस विषय पे आप बहुत बोल चुके होंगे। कासगंज के बहुत लोकल नेता हमारे गए। सर जैसे कोई तो बताइए एग्जांपल, मैं इसको चेक करना चाहूंगा। देवेंद्र यादव जो पूरे एमपी है वो गया, जिला अध्यक्ष है वो गया, जो जिला अध्यक्ष भी है, और वहाँ के जो दूसरे, एक ऐसी घटना जो पूरे राष्ट्र में सुनी गई, वहां पर शायद आपको, और ये समय बहुत सी चीजों का, समय और घटनाएं बहुत सी चीजों की गवाह बनती हैं। यही एक बात है जिस वजह से बहुत सी चर्चाएं आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन खैर, इस सबको भी यहीं पर एक बार विराम देने के साथ साथ बस एक अगला आखिरी सवाल। अभी मथुरा पर तो बात ही नहीं हुई। मथुरा मेरा नोडल जिला है। अरे सर, मेरा सारा पैसा मथुरा में लग रहा है। मैं संघर्ष मथुरा के लिए कर रहा हूं। तो लीजिए, मथुरा के लैंड ऑर्डर पे बात, पूरी बात सुन लीजिए संजय सर, कि अगर मैं आपसे मथुरा को लेकर के बहुत आसान होकर सवाल पूछता, मैं आपसे मथुरा छोड़िए, सबसे पहले मैं आपसे माठ को लेकर के सवाल पूछता, अगर वहां से आप मुंह फेर के न चले गए होते, 50,000 वोट लेने के बाद अगले चुनाव में आप वहां नहीं आए, आखिर किस प्रकार का आपका वास्ता है मथुरा से? सिर्फ अपने आप को अपनी पार्टी में बताना है कि हाँ मैं मथुरा देख रहा हूँ। सर जब हालात आपके अनुकूल थे तब आप वहां चुनाव लड़ने आते हैं, उसके बाद आप नहीं आते। मेरी बात सुन लीजिए, मथुरा के मैं लगातार सक्रिय हूं, मुंह फेर के जाने की बात नहीं। क्यों नहीं आए सर इस चुनाव में? सुन तो लीजिए, एमएलसी होना आपको ज्यादा सुरक्षित लगा? एमएलसी बन गया था। नहीं तो क्यों बने सर? आप एमएलसी नहीं बनते तो वहां पे वो स्थान रिक्त होता, कोई और नेता समायोजित हो जाता। 50,000 वोट लाने वाला व्यक्ति 5 साल में तो और इजाफा करेगा। आप हतोत्साहित क्यों थे? आप कहते कि अखिलेश जी प्रतीक्षा करिए, 50,000 से कुछ अधिक ही लाया था, अब की बार जाकर के जीत का थाला छूऊंगा, मेरी जगह किसी और को बनाइए। जब चुनाव, आप तो रणछोड़ हो गए सर। रणछोड़ नहीं हूँ, ये और क्या है? 5.5 साल का मेरा कार्यकाल बचा था। विधायक, अब भी विधायक हूँ, तब भी विधायक का चुनाव होना था। तो ये तो सर ये तो आसान है, ये तो गिफ्टेड है। नहीं, गिफ्टेड क्या है? एमएलसी तो गिफ्टेड है सर। गिफ्टेड क्या है? वहां जाकर के आपको अपने आप को साबित करना है। देखिए सुनो, आप विधान परिषद में मेरा काम देखिए। मथुरा का कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मथुरा का कोई इशू उठाता है विधान परिषद और विधानसभा में, तो आपका एक छोटा भाई संजय लाठी और कोई सर इशू उठाने के लिए विधान परिषद बहुत अच्छा मंच है, लेकिन उसके अलावा इशू तो एक जागरूक व्यक्ति, जागरूक राजनेता अन्य स्थानों पर भी उठा सकता है। विषय चलिए अब मथुरा पे चर्चा कर लेना, नहीं तो फिर समय रह जाएगा। लेकिन मेरी बात अभी तक है, मैं इस बात को कष्ट के साथ कह रहा हूं, मुझे खुशी मिलती और इस जनपद को माठवासियों को खुशी मिलती, उन्हें तो जरूर मिलती जिन्होंने आपको अपने 50,000 वोट दिए थे। बाद में वो बेचारे बहुत, मुझे तो ये लगता है कि बहुत से लोगों ने तो ये सोचा होगा, अरे यार मेरे वोट
लोग तो संजय लाठर को हो गए, अब संजय लाठर तो इस सूची में नजर नहीं आ रहा, मैं बटन कहां दबाऊं? बहुत से लोग तो इस कंफ्यूजन में रहे होंगे, बोले संजय लाठर कहां है, शायद इस सूची में होते तो अब उसके बाद वो पेंडुलम की तरह लटके होंगे। है संजय लाठर पर, अब इधर जाऊं या इधर जाऊं, बाद में निर्णय लिया होगा। ये बहुत अजीब सी बात है कि एक आसान एमएलसी अपने परम मित्र अखिलेश जी के साथ अपने याराने के आधार पर लेने में कामयाब हुए, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा में नहीं आए। किस तरीके से देखते हैं मथुरा में इस समय के हालात को आप? देखिए, जितना लॉ एंड ऑर्डर की हालात मथुरा में खराब है, आपने खुद कहा जी, एक मंत्री की एजेंसी, उनके परिजन की हत्या हुई, एजेंसी गोली मार के लूटी जाती है जी, उसके परिजन को मार दिया जाता है, और करीबन 80 के करीब घटना ऐसी हैं जो चोरी और लूट की जी, चोरी लूट की 80 घटना है। अगर बिजली मंत्री हैं, 5-5 किलोमीटर के तार चोरी हो जाते हैं जी, लूट लिए जाते हैं, ये कहिए 80 बड़ी घटना हो चुकी, हत्याएं हो चुकी। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां जो घटना हुई, क्या नाम है, अमर कॉलोनी में जी, एक लड़की ने लाइव हत्या कर ली, उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिला जी, अब तक नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। न्याय मांगने वालों को न्याय ना मिले और अल्टीमेटम देगा कि मैं इस दिन आत्महत्या करूंगी, अगर नहीं मिला और आत्महत्या कर ली, वहां पुलिस भी थी, और उसके बाद जितनी घटनाएं हुई और उसने पुलिस अधिकारी पे, पुलिस के डीएम एसएसपी पे आरोप लगाया कि मेरी हत्या के लिए जिम्मेवार हैं, इन्होंने हमें न्याय नहीं दिया। आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज तक एसएसपी, वो कह रहे थे हमारी सरकार मेरिट पे बनाती है एसएसपी और डीएम, लेकिन यहाँ के एसएसपी इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद, जब सोशल मीडिया में हम सोशल मीडिया में व्यंग कर रहे थे कि इनको 26 जनवरी पर इनाम दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए, सचमुच में ही 26 जनवरी पर इस एसएसपी को अवार्ड दिया जा रहा था, और जब सोशल मीडिया में ज्यादा हुआ तब जाके लखनऊ में इनका अवार्ड रोका गया। रोजाना मुख्यमंत्री जी जब सदन से लेके बाहर इनके बारे में कहते हैं ये ठीक नहीं, उसके बावजूद भी एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। उसके अलावा लोग तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद एसएसपी से मिलना मुश्किल हो जाता है, चाहे जनप्रतिनिधि हो। और जब हालात ये हो जाती हैं कि मंत्री का रिश्तेदार मारा जाए, और जब हालात हो जाती है मंत्री के यहाँ हो जाए, और उसके बाद जो घटनाएं आपके सामने हुई, उससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। नाकामी छिपाने के लिए जिस तरह से बच्चे को मारा गया इनकाउंटर के नाम पर मथुरा में, मैंने मुद्दा उठाया था, आज तक वो बड़ा जबरदस्त मुद्दा है, अब अभी भी चल रहा है। आप पूरे देश के अखबारों में छप रहा है। मोहनपुर गांव का, मोहनपुर का नहीं, अंकित यादव। 3 मामले हुए हैं मथुरा में, 3 निर्दोष मारे गए। मोहनपुर मडुकी में 8 साल का माधव जिस तरीके से मार दिया आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, कहीं और जगह तो मैं डिटेल में जाना पड़ता, लेकिन आज भी कार्रवाई नहीं हुई। आईजी ने यह माना कि पुलिस की गोली से मरा है, लेकिन आज भी एक ऐसा ही उसमें जेल भेजा गया है, लेकिन उनके ऊपर 302 का मुकदमा दायर नहीं है। उनके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है जब इस तरह के मामले हो उसकी एसआईटी से, सीबीआई से या सीबीसीआईडी से जांच हो, पुलिस उसकी जांच नहीं करेगी। सेम ऐसा विशंबरा गांव में कासिम लड़का मारने गए थे, पकड़ने गए किसी साहुन नाम के आदमी को, और मार के आगे कासिम, जिसकी कोई गलती नहीं थी, निर्दोष था, ऐसे ही निर्दोष को मार दिया। सेम आपके यहाँ कृष्णा नगर में जहां आपका दफ्तर है उसके पास में राजू लोधी को किस तरीके से मार दिया। सेम हमने वो देखा, पता नहीं झूठ साच भगवान जाने जो भी हो, लेकिन हमने देखा कि एक वृंदावन से ही किसी को पकड़ लिया गया इनकाउंटर में, अगले दिन पता चला उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन हमने देखा, हम ये नहीं कहते वो बदमाश है या ना है, इनामी है, 20,000 का इनामी जैत चौकी क्षेत्र के अंदर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरह की मामला है उसमें अगले दिन वीडियो में आया कि वो पहले दिन पकड़ के ले आएगा। लेकिन देखिए, देश में कानून का राज है, लेकिन प्रदेश सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम लगातार अपराधी रह नहीं पाएंगे, या तो ऊपर जाएंगे या वहां। मैंने विधान परिषद में कहा था ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। देश का कानून ये कहता है अपराधी को पकड़िए, पकड़ के जेल भेजिए, कानून को उसके ऊपर ट्रायल कीजिए, कोर्ट सजा सुनाएगा, मौत की सजा सुनानी होगी तो कोर्ट सुनाएगा। अगर किसी अपराधी के नाम पर ये अपराधी है उसको मार डालना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, उसके ऊपर भी 302 के अपराध बनता है। मैंने विधान परिषद में मुख्यमंत्री के सामने कहा था और आज भी कह रहा हूं, जिस दिन पीआईएल होगी, ये जो मंत्री
और जो लोग बैठे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, जो इस तरह की भाषा बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस देश में कानून का राज है, कानून इसके ऊपर संज्ञान लेगा और इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और नोएडा वाले केस को लेकर के आप लोगों का विरोध लगातार जारी है। मथुरा का भी था, मथुरा 5 मामले थे, मथुरा 5 मामले थे, मथुरा के 3 मामले थे, 2 नोएडा के मामले और थे। उसमें काफी डिटेल्स आप लोग लेकर के काफी ऊपर तक आप लोगों ने अपनी सब चीजों को लेकर के प्रस्तुत किया है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं 2 चीजों की उम्मीद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कायम हो, हमने प्रदर्शन भी किया। अगर जल्दी लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं हुआ, अगर पुलिस का इकबाल कायल नहीं हुआ, तो हम फिर मथुरा में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं, 2 उम्मीद करते हैं, 3 उम्मीद करते हैं। एक तो आप एक सक्षम और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, यही जनता की अपेक्षा होती है। कुछ अंतरों से कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई हार जाता है, ये एक चेन है, सिस्टम है। लेकिन विपक्ष भी पक्ष से ज्यादा कई बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उन पर निगरानी करने का काम करता है। लगातार सक्रिय हूं, एक शर्मा जी, लगातार। दूसरी चीज ये कि हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से पिछले दिनों गृह कलेश, कुनबे की लड़ाई, इन सब में घिरी, यूपी के लड़कों का साथ हुआ, कुछ गलत रणनीतिक फैसले हुए, उन सबसे उभर के हमारा मानना है कि शायद समाजवादी पार्टी के संग बैठे हैं तो इस प्रकार की चीजों पर गौर करेगी और 2019 में मजबूती से खड़ी होगी। तीसरी एक चीज, मथुरा की डेवलपमेंट पे भी बात कर लो। अब मेरा बस माफी के साथ तीसरी एक और चीज, काफी चीजें तो सर आपने कवर कर ली, बहुत की हैं आपने। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से हम संजय लाठर साहब को मार्ट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देखेंगे, और जनता ये सोचती है कि शायद आप वहां से गलत चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। बहुत गर्मजोशी के साथ बात हुई, आपकी चिरपरिचित शैली में बात हुई, जो आपका अंदाज है उसी के साथ हमसे आप खुल करके बोले हैं, हर सवालों का आपने जवाब दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे लिए समय निकाल करके आए, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए भी हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। शानदार चैनल ब्रजभूमि के न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अपना पक्ष, अपनी पार्टी का और पक्ष रखने का मौका दिया, और जहां तक आपने भाषा के मामले में कुछ बात कही, मेरी मंशा दूसरी थी, ऐसी कोई बात नहीं। सर, मैं उसका क्लैरिफिकेशन कर चुका हूं, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लड़ाके आदमी हैं, लड़ते हमेशा रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और MLC संजय लाठर साहब। सभी तरीके के सवाल, सभी तरीके के जवाब। मंशा साहब थी कि अगर विपक्ष हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सरकार गलत करेगी तो खुल करके बताएंगे, और उनका साफ कहना है कि ये देश एक गुलदस्ता है, यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, पंथ सब रहते हैं, और सबको ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, सबको विश्वास महसूस होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी इसमें यकीन करती है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हाल के जो परिणाम हैं वो समाजवादी पार्टी को चिंतन के लिए मजबूर करते हैं। हाल के जो राजनीतिक हालात हैं वो समाजवादी पार्टी को एक बार से फिर एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। तो ऐसे में यही अपेक्षा संजय लाठर जता रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पुनः बड़ी मजबूती से उभरेगी और सभी का सफाया कर देगी। जब हम सभी का मतलब पूछते हैं और ये कहते हैं कि आज तो आप कह रहे हैं कि सभी का सफाया कर देंगे राजनीति में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मजबूरी हो और सबके साथ खड़े होकर के भाजपा से लड़ना हो, तो ऐसे में वो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और MLC संजय लाठर। इनसे हुई वार्ता को अभी यहीं पर समाप्त करते हुए हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम फिर जुटेंगे, फिर मिलेंगे, एक नई वार्ता का दौर चलेगा, मंच वही होगा। मैं मथुरा हूं। नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।